जेडी वेंस ने नेतन्याहू को गुस्से में ही कहा था कि तुमने झूठ बोलकर अमेरिका को अपनी जंग में झोंक दिया। डोनाल्ड ट्रंप डोमेस्टिकली इंटरनेशनली मुकम्मल तौर पर तनहा हो गया। उसका ख्याल था कि 5 दिन की जंग होगी, लेकिन ये जंग रुकी नहीं, आज भी जंग जारी है। डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी ख्वाहिश थी कि ईरानी अवाम सड़कों पर निकले, एक रजीम चेंज हो जाए और वो अपनी क़यादत का तख्ता उलट दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुस्तफा खामनाई ने अपने एक तहरीरी पैगाम में लिखा कि अमेरिका की क़यादत में कायम जालिमाना निज़ाम एक मजबूत और खुद मुख्तार ईरान को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मोदी की मुआशी पॉलिसीज को एक बड़ा धचका लगा है जी। भारतीय स्टॉक मार्केट में आलमी सरमायाकारी 10 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, जेडी वेंस ने नेतन्याहू को गुस्से में ही कहा था कि तुमने झूठ बोलकर अमेरिका को अपनी जंग में झोंक दिया। जेडी वेंस ने यह भी कहा कि तुमने गलत अंदाज में हमारे सामने इस जंग को पिच किया, गलत मशवरे डोनाल्ड ट्रंप को दिए, तुम्हारी एजेंसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई और तुम झूठ बोलकर हमें ईरान जंग के अंदर ले गए। ये उस वक्त की बात है जब अमेरिका को उनके तमाम अहदाफ 5 दिन के अंदर हासिल नहीं हो सके और जंग 5 दिन से 10 दिन, 10 दिन से 1 महीना, 2 महीने और 3 महीने तक ये जंग तवील होती गई और डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हार सामने नजर आने लगी। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर हार गया, नेटो से उसकी लड़ाई होगी जिसे उसने कागजी शेर कहा, और यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे ममालिक इस बात पर बजिद थे कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ इत्तेहाद को खत्म कर दिया जाए। और दोस्तों, नेटो से एग्जिट की बातें शुरू हो गई। पुराने इत्तेहादी आपके दुश्मन बन गए। बरतानिया इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इससे पुराना इत्तेहाद अमेरिका का किसी के साथ भी नहीं है। उन्होंने भी अपनी आंखें जो थी वो फेर ली और डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से जो उसका पागलपन था इसमें शराकतदार नहीं बने। दिफा के अंदर वो जरूर गए, लेकिन उसकी भी इनको कीमत अदा करनी पड़ी। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप डोमेस्टिकली इंटरनेशनली मुकम्मल तौर पर तनहा हो गया। उसका ख्याल था कि 5 दिन की जंग होगी, लेकिन ये जंग रुकी नहीं, आज भी जंग जारी है। और उसके तर्जुमान और उसके इत्तेहादियों ने फिर उसको मशवरा दिया कि ये नेतन्याहू की जंग है, खुदा के लिए इस जंग से निकलो। और फिर आहिस्ता आहिस्ता डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को इस जंग से दूर करना शुरू कर दिया। दोस्तों, उन्हें लगा कि कई दहाइयों से दुनिया से कट कर रहने वाला ईरान 2-4 दिनों की मार है। इसराइल ने यकीन दिलाया था कि अमेरिका को एक बार आप हल्ला बोलेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ईरान अपनी जगह पर मौजूद है, पहले से ज्यादा ताकतवर है, पहले से ज्यादा मुत्तहिद है, और वो रजीम चेंज जिसका ख्वाब आप देख रहे थे वो एक इत्तेहाद में बदल गई। वो ईरानी कौम जो आपको मुंतशिर नजर आती थी, आज वो मुकम्मल तौर पे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी है। और उन्होंने नेतन्याहू को, अमेरिका को ये पैगाम दिया कि तुम जिस मुल्क के अंदर रजीम चेंज करना चाहते हो ये तुम्हारा ख्वाब होगा। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी ख्वाहिश थी कि ईरानी अवाम सड़कों पे निकले, एक रजीम चेंज हो जाए और वो अपनी क़यादत का तख्ता उलट दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेतन्याहू भी कहता रहा कि रजीम चेंज होने वाला है और वहां की अवाम, बल्कि इन लोगों ने अपने जासूसों को ईरान की सरजमीन पर उतार कर वहां के हालात खराब किए, लेकिन इसके बावजूद रजीम चेंज नहीं होता। एक शहादत ने पूरी ईरानी अवाम को मुत्तहिद कर दिया, और यही वो दुख था, यही वो गुस्सा था जो जेडी वेंस ने नेतन्याहू के ऊपर निकाला कि तुमने डोनाल्ड ट्रंप से झूठ बोला और एक गलत जंग को हमारे ऊपर मुसल्लत करवा दिया। दोस्तों, अब हो ही रहा है कि ईरान की ताकत का जो इतराफ है वो अमेरिका भी कर रहा है, और इसके साथ साथ इसराइल ने भी किया कि हाँ, ईरान वाकई ताकतवर है, उनकी फौज बहुत ही ज़बरदस्त है, उनकी अस्करी सलाहियत, उनके बैलिस्टिक मिसाइल और दीगर जो कौम के लेवल के ऊपर जो इन्हें एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, इस सब का इतराफ़ कर चुके हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ कि सहूनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इतराफ़ कर लिया ईरानी सलाहियतों का और उसके ऊपर मोहर लगा दी है। और दोस्तों, इन 70 दिनों के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है जब सहूनी वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान की ताकत का इतराफ़ कर लिया। और इस ताकत के इतराफ़ का मतलब पता क्या है? वो मान रहा है कि ईरान मजबूत है और हम उसको तबाह नहीं कर सके। और उसने अपने साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की जो पोजीशन है उसे भी मशकूक कर दिया, उसकी स्टेटमेंट्स को मशकूक कर दिया। जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है ना कि हमने नेवी को ख़त्म कर दिया, हमने एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया, हमने तमाम फौजी सलाहियतें ख़त्म कर दी, उनकी तीसरे दर्जे की क़यादत इस वक्त हमारे साथ जो है मुज़ाकरात कर रही है। ज़रा गौर करें, पिछले 2 दिनों से मुस्तफा खामनाई आपको एक्टिव नज़र आ रहे हैं। उनके स्टेटमेंट्स पासदान इनकलाब के अलावा उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। इससे पहले अब्बास अरागची, इस्माइल बकाई, बाकिर कालीबाफ, ये तमाम लोग बातें कर रहे थे। मसूद पशकान की इसके अंदर भी आपको स्टेटमेंट्स देते हुए नजर आए। लेकिन ये पहली मरतबा हुआ है कि मुस्तफा खामनाई पूरी तरह से आपको एक्टिव नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ईरान तबाह हो चुका, ये जुमले हमने सुने और ये डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे थे, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान अब तक जोहरी मवाद खत्म करने पर राजी नहीं हुआ,
इसके अलावा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप की सख्त गुफ्तगू की उन अल्फाज में तस्दीक भी कर दी कि बाज़ औक़ात उनके और ट्रंप के दरमियान इख्तलाफात होते हैं जिन्हें हल कर लिया जाता है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ट्रंप और वो ईरान के मुतल्लिक बुनियादी बातों पर मुत्तफ़िक हैं। अमरीका और इसराइल ईरान के मामले पर कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन भरपूर फौजी कार्रवाई का हतमी फैसला ट्रंप ही करेंगे। दोस्तों, नेतन्याहू ने मजीद ये भी कहा कि फैसला हमें करना है कि गजा में कार्रवाई कब करनी है। हमास को गैर मुसल्लह करने के फैसले अमन बोर्ड के साथ किए जाएंगे, लेकिन अमन बोर्ड है कहाँ मेरे भाई? अमन बोर्ड तो उसी मलबे के नीचे दफन हो गया जो मलबा तुमने गजा के अंदर उन इमारतों को गिराकर और इन इमारतों के नीचे मासूमों की लाशों को दबा दिया। उसी मलबे के नीचे ये पीस बोर्ड जो था वो हमेशा के लिए दफन हो गया। देखिए, ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, जो भी इस बोर्ड का नाम है, जिसमें मुस्लिम ममालिक थे, अब आप देखिएगा कि इससे आहिस्ता आहिस्ता आपको लोग पीछे हटते हुए नजर आएंगे। मासाए पाकिस्तान के आई डोंट नो पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्योंकि आज शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को मर्द आहन का खिताब दे दिया है और मुझे आने वाले दिन पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितनी आप तारीफें कर रहे हैं ना, इधर से उन्होंने टैरिफ बढ़ा दी, आप तारीफें कर रहे हैं, तो क्या टैरिफ को कम करवाने के लिए तारीफ की जा रही है? खैर, इस पर अलग से हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो खबर है जनूबी लेबनान के हवाले से वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में इसराइली फौज के शुमाली कमांड के सरबराह मेजर जनरल राफी मेलो बाल बाल बच गए। इसराइली सरकारी नशियाती इदारे के मुताबिक मेजर जनरल राफी मेलो जनूबी लेबनान के गांव के दौरे पर अफसरान और फौजियों के हमरा मौजूद था, जहां एक धमाका खेज FP-1 ड्रोन ने उसकी गाड़ी को बराह रास्त निशाना बनाया। इसराइली मीडिया के मुताबिक मेजर जनरल मेलो उसका मावन हमले से चंद लम्हे पहले अपनी गाड़ी से बाहर निकल चुके थे, जिसके बायस वो महफूज रहे। दोस्तों, ईरानी पासा ने इनकलाब की एक स्टेटमेंट और वो लिबनान के हवाले से क्या बता रहे हैं कि लिबनान के मकबूजा इलाकों से इसराइली इनखला तक खित्ते में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। एक बयान में ईरानी पासा ने इनकलाब ने कहा कि लिबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी अमरीका के साथ मुज़ाकरात में ईरान की इब्तदाई शर्त थी। ईरानी पासा ने इनकलाब ने मुतालबा किया कि दुश्मन फौरी तौर पर लिबनानी अवाम पर हमले बंद कर दे, लिबनान के मकबूजा इलाकों को खाली कर दे, बैनुल-अक़वामी सरहदों की जिस तरह से जो एहतराम करना चाहिए वो करे और लिबनान के इलाकाई सालमियत को तस्लीम करे। ईरानी पासा ने इनकलाब की कुछ फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा कि लिबनान में मुज़ाहमत करने वाले जल्द अपनी जदोजहद के नताइज देखेंगे। उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि लिबनान में मुज़ाहमत की हमायत करना तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। दोस्तों, मैं आपको खबर ये भी दूं सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई के हवाले से, और पिछले कुछ दिनों से वो आपको ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और बाज़ लोगों का ये ख्याल है विद इन ईरान, एक दो मेरे जो सोर्सेज हैं विद इन ईरान और यहाँ पे लंदन में भी जिनसे मेरी बात हुई, वो ये बताते हैं कि मुस्तफा खामनाई जब से मसूद पशकान के इस्तीफों की खबरें आई, जिसे जो प्रेसिडेंट हाउस है उसने रद्द कर दिया था, उसके बाद आपको मुस्तफा खामनाई ज़्यादा एक्टिव नजर आते हैं। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि मुस्तफा खामनाई की बराह रास्त स्टेटमेंट्स आए, किसी के जरिए आए, ये पूरा जो इस वक्त आपके सामने मंजरनामा है ईरान के हवाले से, इसे मुस्तफा खामनाई ही देख रहे हैं। और पासा ने इनकलाब ऑब्वियसली मुस्तफा खामनाई, जब इनकी नॉमिनेशन का मामला आया था और इनको जानशीन मुकर्रर करने की बात हो रही थी, तो उस वक्त भी पासा ने इनकलाब इनको जल्द से जल्द चाहते थे कि किसी तरह से इनको जानशीन मुकर्रर किया जाए। और उस वक्त जो दूसरे हल्के हैं विद इन ईरान, उनका ख्याल था कि 2-3 और उसमें भी नाम थे, लेकिन पासा ने इनकलाब की इन्हें भरपूर सपोर्ट है और इनकी पूरी हिस्ट्री है। ये ज़्यादातर आपको पब्लिकली नज़र नहीं आते, पब्लिक अपीयरेंस इनकी बहुत ज़्यादा कम है, और इन्होंने ज़्यादा वक्त जो है वो अपने वालिद के साथ गुजारा। और इनकी तरबियत, अगर ये कहा जाए ना कि बिल्कुल सामने, एक होता है ना कि वालिदैन औलाद की तरबियत करते हैं, लेकिन इनकी सियासी तरबियत हुई, इनकी मुश्किल से मुश्किल हालात के अंदर किस तरह से रिएक्ट करना है। और इनका कद जो है मुस्तफा खामनाई का, आयतुल्लाह खामनाई के बाद इनकी एक बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस थी विद इन पाकिस्तान इनकलाब। और इसीलिए आज जितनी भी आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही हैं, या तो खुद जो भी स्टेटमेंट जारी करते हैं या फिर मसूद पशकान या ईरान के दीगर जो सिविल क़यादत है, इसके पीछे जो मेन जो सोर्स है वो मुस्तफा खामनाई का ही है। तो सब उन्होंने खबरदार कर दिया, और ये डायरेक्ट उनका पैगाम है कि अमेरिका और इसराइल जंग में अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहे, इसलिए अब वो ईरान के अंदर इख्तलाफात और तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अल जजीरा के मुताबिक मुस्तफा खामनाई ने अपने एक तहरीरी पैगाम में लिखा कि अमेरिका की क़यादत में कायम जालिमाना निज़ाम एक मजबूत और खुद मुख्तार ईरान को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, जबकि उन्होंने इसराइल को इसी निज़ाम की एक मसनूई चौकी करार दिया। दोस्तों, एक अब नया इंकशाफ भी सामने आ गया। खबर यह भी मैं आपको दे दूं कि जब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को 28 फरवरी के रोज शहीद किया गया, उस वक्त ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पास मौजूद थे। हिजबुल्लाह से वाबस्ता अरब नशियाती इदारे
को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इस खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने बताया अब्बास अरागची ने कि वो फरवरी में जनेवा में मुज़ाकरा से वापसी के बाद 28 फरवरी की सुबह 9 बजे आयतुल्लाह खामनाई के दफ्तर पहुंचे ताकि उन्हें मुज़ाकरात और बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग जो है वो दी जा सके। अरागची के मुताबिक उस मुलाकात में जनेवा में होने वाले मुज़ाकरात के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बाइस जंग के इम्कानात पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बढ़ गए थे। उन्होंने बताया कि जब अमरीका और इसराइल ने हमला किया तो उस वक्त वो आयतुल्लाह खामनाई के दफ्तर में मौजूद ही थे, तहम इमारत का वो हिस्सा जहां वो बैठे थे बराह रास्त हमलों में महफूज रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक हमले के वक्त उन्हें अपनी जान के मुकाबले में सुप्रीम लीडर की सलामती की ज़्यादा फिक्र थी। इस हमले के पहले और दूसरे रोज़ वो शदीद बेचैनी का शिकार रहे, यहाँ तक कि उनकी शहादत की खबर की तस्दीक हो गई। अब्बास अरागची के मुताबिक अगरचे इन दिनों जंग का खतरा सर पर मंडला रहा था, लेकिन सुप्रीम लीडर पनाहगाहों में मुंतकिल होने को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने आयतुल्लाह खामनाई की शहादत को ईरान की तारीख का एक फैसला कुन मौसर और एक ऐसा मोड़ करार दिया जहां से आपको पूरी ईरानी कौम जो है वो आपको मुत्तहद होती हुई नजर आई, और एक ऐसा वाकया जिसने ईरानी कौम और रियासत के लिए एक गहरा सदमा छोड़ दिया जिसे किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अब्बास अरागची ये भी बताते हैं कि बाज़ हल्कों का ख्याल था कि इस वाक़े से ईरान कमज़ोर हो जाएगा या रियासत का जो पूरा निज़ाम है उसे डिरेल कर दिया जाएगा, ताहम ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोचने वालों को मायूसी, और ये जो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई है ना कि डोनाल्ड ट्रंप को 5 दिन की ये जो जंग जिस तरह से पिच की गई, ये जो सेल पिच थी ना वो नाकाम हो गई, और मुकम्मल तौर पे जो मार्केटिंग करने वाले हैं उन्हें मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि ये 47 साल की रियासत थी दोस्तों। ये 47 साल से तैयारी कर रहे थे। ये एक दिन की बात नहीं है कि आप आएंगे हमला करेंगे, कोई हलवा तो नहीं था, खाला जी का बड़ा तो नहीं था कि आप आएंगे और सब कुछ आपको प्लेट में रखकर मिल जाएगा। देखें, ईरान के अंदर फ़ज़ाई हमले अब तक नाकाम हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने हमले किए, ये क़यादत को शहीद तो कर इन्होंने किया, लेकिन क़यादत के बाद एक और क़यादत आ गई, यानी सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा था। दूसरा काम, ईरान के अंदर ये कभी भी अपनी फ़ौज नहीं उतारेंगे, क्योंकि यहाँ की जोग्राफ़ी इसका मुकाबला अमेरिकन फ़ौज नहीं कर सकती। यहाँ का जो जोग्राफियाई जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह पहाड़ी सिलसिला है, इसमें और अफ़गानिस्तान में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अफ़गानिस्तान में आप देख लें 20 साल ये रहे, कुछ नहीं कर सके, तो अमेरिका ईरान के अंदर ये सब कुछ कैसे हासिल करेगा? वहाँ पर तो फ़ौज भी नहीं थी, तालिबान के साथ आपकी लड़ाई थी, यहाँ पर तो फ़ौज भी है और यहाँ पर अवाम आपके साथ लड़ेगी, तो ईरान ये के ख़िलाफ़ अमेरिका ये कभी भी गलती नहीं करेगा। फिर वो ये भी कहते हैं कि सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद तमाम इदारे अपने अमूर अंजाम देते रहे। और दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि खामनाई जूनियर के बतौर नए सुप्रीम लीडर इंतखाब के अमल ने साबित किया कि ईरान का सियासी निज़ाम किसी एक फ़र्द पर मुनहसर नहीं बल्कि मजबूत इदारा जाती ढांचे पर कायम है। और दोस्तों, मैं आपको आखिर में एक खबर यह भी दे दूं कि अमेरिकी मीडिया ने इंकिशाफ किया है कि लेबनान से मुतल्लिक अमेरिकी मुतालबात मनवाने के लिए सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की अहलिया सारा नेतन्याहू पर दबाव डाला। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली कारोबारी शख्सियत रूनी मानी ने दावा किया कि ट्रंप ने सारा नेतन्याहू को खबरदार कर दिया था कि अगर लेबनान से मुतल्लिक अमेरिकी मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो नेतन्याहू को जेल, उनके बेटे को अमेरिका से बेदखल और ख़ानदान के अमेरिकी एहसास से मुंजमद कर दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि ट्रंप ने यह यकीन दहानी भी कराई थी कि इंतखाबात में शिकस्त की सूरत में नेतन्याहू ख़ानदान को अमेरिका में पनाह दी जा सकती है। रूनी मानी के मुताबिक सारा नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि वो उनके साथ हैं और नेतन्याहू पर चीखती चलाई, जिसके बाद नेतन्याहू ने ट्रंप से रब्ता करके लेबनान से मुतल्लिक अमेरिकी मौक़िफ़ से इत्तफाक कर लिया। अब आपको समझ में आई कि डेमोक्रेसी के अंदर ही सिर्फ दिखावा होता है। जब पार्लियामान फैसले करेगी तो नतीजा वही होगा जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का है, और जब घर की जो खातून फैसला करेगी तो फिर फैसला ऐसा होगा। डोनाल्ड ट्रंप को सहारा लेना पड़ा नेतन्याहू की अहलिया का, और फिर उसका नतीजा क्या निकला वो आपके सामने है। दोस्तों, इन दावों की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मोड़ है नेतन्याहू की सियासत के अंदर और डोनाल्ड ट्रंप की सियासत के अंदर। लेकिन दोस्तों, आज़ाद ज़राए से इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये स्टाइल डोनाल्ड ट्रंप का ही है, क्योंकि इसने मैक्रोन के बारे में ये कहा था कि अपनी बीवी से मार खाता है, और यहाँ पर जो क्लेम किया जा रहा है, खैर इसका रिबटल तो नहीं आया, लेकिन किसी ने इसकी तस्दीक भी नहीं की। दोस्तों, अब थोड़ा सा जिक्र हो जाए भारत का, जहाँ पर हमारे बहुत सारे लिसनर्स मौजूद हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि भारत की खबरों को भी हम इसके अंदर शामिल करें, एक रेगुलर फीचर बनाएं। दोस्तों, मोदी की मुआशी पॉलिसीज़ को एक बड़ा धचका लगा है जी। भारतीय स्टॉक मार्केट में आलमी सरमायाकारी 10 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है।
तफसीलात के मुताबिक मोदी हुकूमत के मजबूत मईशत और स्टॉक मार्केट के बड़े दावों की हकीकत सामने आ गई। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग और भारतीय मालियाती डेटा बैंक की रिपोर्ट्स में यह बताया जाता है कि गैर मुल्की सरमाकारों का भारतीय स्टॉक मार्केट पर एतमाद तेजी से कम होता जा रहा है, जिसके बायस आलमी सरमाकारी गुज़श्ता 10 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। भारतीय मालियाती डेटा बैंक नेशनल सिक्योरिटीज जो डिपॉजिटरी है लिमिटेड के अदाद-ओ-शुमार के तहत भारत में कुल गैर मुल्की सरमाकारी 7.3 ट्रिलियन रुपए के साथ साल 2016 के बाद अब तक की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई। और भारतीय कंपनियों में आलमी फंड्स का हिस्सा गुज़श्ता 10 सालों के दौरान 20% से कम होकर महज से 15% जो है वो रह गया और उभरती हुई मईशतों की मार्केट में भारतीय स्टॉक मार्केट अपनी पहली जो अहमियत थी वो खो चुकी है। और पिछले 3 सालों में पहली बार ताइवान और जनूबी कोरिया की मईशतें भारत को पीछे छोड़कर आगे निकल गई हैं। दोस्तों, आलमी माशी माहिरीन के मुताबिक मोदी हुकूमत की कमज़ोर और गैर मुस्तहकम माशी पॉलिसीज़ इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। और दोस्तों, आखिर में मोदी के मीडिया के हवाले से मैं आपको खबर दे दूं और जन जी की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा बहस खुल गया है और वहां का मीडिया इनके खिलाफ अब बोल रहा है और हमेशा की तरह मोदी के इशारे पर नाचने की कोशिश कर रहा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपिके का कहना है कि अगर भारतीय मीडिया हमें दहशतगर्द ही कहता रहेगा तो फिर उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। अरब न्यूज़ चैनल अल जजीरा को जिन्होंने इंटरव्यू दिया और कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में मुख्तलिफ इदारों समेत भारत के मीडिया को भी निशाना बनाया। सीजेपी ने बड़े भारतीय सरमाकारों अडयानी और माली के मीडिया ग्रुप्स के लाइसेंस खत्म करने का मुतालबा भी किया। दोस्तों, मोदी हुकूमत पहले से ही सीजेपी का एक्स अकाउंट जो है वो बंद कर चुका है और 6 जून के एहतजाज के बाद लगता है कि कॉकरोच भारतीय जो जनता पार्टी है वो मोदी की बोलती बंद कर देगी। और देखिए, जब आप नौजवानों को उनका हक नहीं देते ना, तो ये हर मुआशरे में इसी तरह ही होता है। हर सोसाइटी के अंदर आपको इस तरह की एग्जाम्पल मिलेगी, लोग उठ खड़े होते हैं। आपने अपने आप को इस नई जनरेशन के साथ जो है वो कभी अटैच ही नहीं किया। ये पाकिस्तान का ही मसला है, ये भारत का से मसला नहीं है, पाकिस्तान का भी ये मसला है। यहाँ की जो डेमोक्रेसी है लंदन में जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, इन्होंने वोटर की उम्र को इसलिए कम कर दिया ताकि जो फैसला साज हैं, यहाँ के फैसला साज पाकिस्तान वाले नहीं, यहाँ के जो फैसला साज हैं, पॉलिसी मेकर्स जो हैं, वो कनेक्ट कर सकें न्यू जनरेशन के साथ जिन्होंने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। बाबे तो चले जाएंगे, अपनी उम्र ख़त्म जब उनकी पूरी होगी सिस्टम से मंजर से गायब हो जाएंगे, लेकिन इस मुल्क को किसने चलाना है? जो आज यहाँ पे 16 साल का बच्चा है जिसके फैसलों पर इस मुल्क की तकदीर जो है वो रिलाई करती है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने